हेलो गाइस, आज है 16 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में कोई खासा न्यूज़ नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी है मैं आज आपको बताता हूँ। बहुत लंबा डिस्कशन इस पर आज नहीं होगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि कल की डेट में, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक उसी तारीख को जो अफ़गानिस्तान है वो पूरी तरीके से एबॉलिश करके जो उस पर रूलिंग पार्टी है उसने रूल करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है घानी, उन्होंने अपना देश यानी अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया, क्योंकि उनके भी समझ में आ गया था कि अब जो तालिबान है वो हमको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा। और आप अब ये मान के चलो कि तालिबान ने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। और कहा ये जा रहा है कि अब इस अफ़गानिस्तान का नया नाम जो है वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान रखा जाएगा, यानी अब इसमें इस्लाम जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। और आने वाले टाइम के अंदर वो अपनी नई गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जो भी उन्हें रखना होगा वो एक नए सिरे से नए तरीके से कहा जाएगा और एक संविधान की एक नई नींव यहाँ पर रखी जाएगी। और पूरे अफगानिस्तान को ख़त्म करके अभी क्या बना देंगे, उसको तालिबान बना देंगे। मतलब तालिबान नहीं कहूँगा, बल्कि कहूँगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बना देंगे। अब बात ये उठती है कि सर इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, तो अब इसमें जो हमारे वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, जो हमारी एम्बेसीज़ हैं उनमें जो इंडियंस काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत रिस्की है। हाँ दोस्तों, जब उन्होंने अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ा तो हमारे देश के लोग तो उनके लिए बाहरी आदमी हैं। तो हाँ, ये बहुत रिस्की मामला है। इसीलिए अभी कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ से छुड़वा देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो वहाँ की फॉरेन एम्बेसीज़ है ना, जो हमारी इंडिया की एम्बेसी वहाँ पर खुली हुई है, उसको भी वहाँ पर बंद कर देंगे। मतलब जो वैसे तो आप जानते हो हमारी हर कंट्री के अंदर एम्बेसीज़ हैं, तो अफ़गानिस्तान से अपनी एम्बेसी यहाँ पर निकाल दी रहेगी। बिकॉज अफ़गानिस्तान में जब इतना अनस्टेबिलिटी है तो उस केस में हमारी कंट्री के लोगों के साथ कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस बात को लेकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस बात को लेकर वो नए नए रूल्स गाइडलाइंस ज़रूर बनाइए। यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात इतनी थी कि अफ़गानिस्तान को डेमोलिश कर दिया गया है और अब ये तालिबान के थ्रू पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है। आप इस पिक के अंदर एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है जो क्या कर रहा है, नीचे आग लगा रहा है। अब ये क्या है कि जो फॉरेन एम्बेसीज़ हैं, जैसे यूएस की एम्बेसीज़ है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स तालिबान के हाथ लग जाते हैं तो इसका वो मिसयूज़ कर सकते हैं। वो मिसयूज़ ना कर पाएँ इसलिए अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर भेज के अपनी जो एम्बेसीज़ हैं उनमें आग लगाने की कोशिश की, जिससे कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए और कोई भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनको ना मिल पाए जिससे वो उस चीज़ का क्या कर पाए, मिसयूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि 25 साल ईयर, अभी क्या देखा है नेक्स्ट 25 ईयर का। देखो, आप जानते हो हमारे देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं। 100 साल में एक शतक होता है, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो अभी हमारे पास 25 साल बचे हुए हैं। तो यहाँ नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस ये था कि आने वाले 25 ईयर के अंदर हम भारत की रंगत और भारत को पूरी तरीके से बदल देंगे। मतलब पॉजिटिव वे के अंदर है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे के अंदर है कि हम किस तरह से भारत को जो है वो पूरी तरीके से क्या कर देंगे, एक बदल के एक नई नींव रखेंगे, नई नई चीज़ें उसके अंदर लेकर आएंगे। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो कहते हैं ना, बदलते मौसम के अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट बोला गया यहाँ पर उनके द्वारा कि हम चीज़ों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और 25 साल का एक विज़न बनाया कि हम 25 साल में अपने आप को उस रैंक पर देखते हैं जिस रैंक पर आज हम नहीं हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर आप जानते हो हम जो है वो छठी लार्जेस्ट इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 195 कंट्रीज़ के अंदर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को सही तरीके से टैकल करें, सही तरीके से नींव रखें, सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, जिससे हमारा नेशन वर्ल्ड वाइड टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर काउंट किया जाने लगे। अभी हम मेहनत करें कि जो आज हम डेवलपिंग नेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाए। यही सारी स्पीच में उन्होंने कई सारी बातें बोली, लेकिन मैंने जब कल उनकी स्पीच पर्सनली सुनी, मैंने पूरी स्पीच उनकी सुनी है, तो मैंने खुद ने एक चीज़ नोटिस की कि कोई बस एक आधा नया पॉइंट था, बाकी सारे सेम वही पुराने पॉइंट थे जिनको वो बार बार रिपीट कर रहे थे। मैं यहाँ पर उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, बट आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अपने शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा शेयर कर रहे थे। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली उन पर थोड़ा उनका फोकस कम था। हो सकता है उसके लिए वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स वगैरह बनाए, बट अभी फ़िलहाल के तौर पे अभी तो यही चल रहा है, ठीक है। चलो, ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप जानते हैं एन वी रमना जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे भारत के जो है चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। इन्होंने अगर कोई बात बोल दी तो उनकी बात को नेगलेक्ट हर किसी को करने की बस की बात नहीं, याद रखना। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। अब क्या है ना, जो सी.वी. रमना है, इन्होंने एक अपने सभी देशवासियों से सॉरी बोला। क्यों सॉरी बोला वो सुनो। सॉरी इसलिए बोला क्योंकि इनका कहना यह है कि हमारे देश में आज भी कई ऐसे प्रोविज़न्स या कई ऐसे लॉज हैं
जिनके बारे में वो नहीं जानते, या कह लो वो अधूरे बने हुए हैं। अब क्योंकि वो लॉज अधूरे बने हुए हैं तो इसके चलते वो लिटिगेशंस, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनमें वो पड़ जाते हैं। जब पढ़ते हैं तो केस में तारीख पे तारीख आती रहती है, उनको सही से सल्यूशन और जल्दी नहीं मिल पाता, तो बेवजह बिना बात के आप उन लिटिगेशन में फंसे रहते हो। इस बात को लेकर सीवी रमना ने जनता से और हर स्टेट से सॉरी मांगी है और कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी स्टेट लेजिस्लेचर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम अपने जो कानूनी प्रावधान हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे कानूनी प्रावधान लेकर आएंगे जिनसे जल्दी से जल्दी लोगों को उनका निपटारा मिल जाए और जितने भी पेंडिंग केसेस है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराया जाए, ताकि इकॉनमी के अंदर अगर कोई चीज़ होने के लिए ज़रूरी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अब आप देखो ना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है अगर उस पर कोई भी सेंशन या स्टे ऑर्डर लग जाता है तो उस पर जब केस होता है तो बहुत लंबा समय ले लेता है, पता चलता है तब तक उसकी जो कॉस्टिंग है कंस्ट्रक्शन की वो बढ़ जाती है, लेबर बढ़ जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इस चीज़ के लिए इंश्योर किया गया है कि हम लॉ के अंदर मजबूती लेकर आएंगे जिससे इसका फ़ायदा पूरे नेशन को हो पाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, वरना आज तक मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर, मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने कभी ऐसा कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं देखा जिसने अपनी तरफ से अपने लूप होल के लिए सॉरी बोला हो। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं करते लोग, दूसरों पर थोपते हैं गलतियाँ, अपनी गलती कोई नहीं मानता। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो ये सारे थोड़े से मतलब ये हमारा चांदनी चौक का नया व्यू है। आप जानते हैं चांदनी चौक में बहुत सारी चीज़ें नई नई की गई हैं। ये जो दोस्तों आप नीचे व्यू देख रहे हो, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और ये बीच में से रोड जा रही है। दोस्तों मैं तो चांदनी चौक में बहुत घुमा हुआ हूँ, ये रोड इतनी अच्छी लगती है ना, वरना ये बीच में मेन रोड होती थी, यहाँ से कारें वगैरह जाया करती थी। अब तो ये दो फुटपाथ ऐसा बना दिया इन्होंने, पहले बहुत रश होता था बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा सुधर गए, बहुत ज़्यादा ही समझो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, ग्रीनरी नज़र आती हैं, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं। चलो ये थोड़ी लोकल न्यूज़ है, मैं इस पर इसीलिए ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करूँगा। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अगर हम इसमें आगे चलेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा, मैंने आपको बोला ही था स्टार्टिंग में कि कोई खासा न्यूज़ इसके अंदर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने पास एडिटोरियल वाले पार्ट पे। एडिटोरियल में बहुत सारे एडिटोरियल है और बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल है, बट मैं मेनली वही डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम के लिए आपके ज़रूरी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मेमोरीज करके है। अभी मेमोरीज करके क्या आपने देखा होगा, जो मैंने 14 अगस्त का न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक शहीदी दिवस मनाया करेंगे, जिसके अंदर आप जानते हैं कि 14 तारीख को हमारे यहाँ पे डिवीज़न हुआ था भारत और पाकिस्तान का। एक तरह से भारत का डिवीज़न हुआ था कि मुस्लिमों को हमने एक नए नेशन पाकिस्तान में भेज दिया था और हिंदुओं को अपने राष्ट्र में यानी हिंदुस्तान में रखा था। तो ऐसे में जब पार्टीशन होता उसमें बहुत सारे माइग्रेंट्स हो गए थे, भाई बहन आपस में बिछड़ गए थे, माँ बाप अपने आप से अलग हो गए थे, बहुत सारी चीज़ देखने को मिली, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम आज़ादी यानी 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को ये दिवस सेलिब्रेट किया करेंगे और उन सभी लोगों को याद किया करेंगे जिन्होंने हमारी इस देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया है और डिवीज़न के टाइम पर वो अपने देश छोड़कर नहीं गए बल्कि उन्होंने हमारे देश का ही साथ दिया। और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनकी जाने गई इस डिवीज़न के अंदर, उन सब चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया। मैं आपको बता दूँ डिवीज़न बेसिकली जो अलाउद्दीन जिन्ना है उनके द्वारा कराया गया था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे। उनकी फ़िलासफ़ी मुझे हमेशा ऐसी लगी है उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है कि वो हमेशा भारत को तोड़ना चाहते थे दो टुकड़ों में, जो सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन हमने गलती ये कर दी कि हमने उनकी बातों को मान लिया। अगर हम उसी टाइम स्ट्रिक्टली खड़े हो जाते और उनके भड़काऊ भाषण को हम आगे नहीं बढ़ने देते तो शायद है कि मुस्लिम लोग ये बोलते कि हमें अलग एक राष्ट्र की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान का निर्माण नहीं करना पड़ता, हम सब यूनाइट में होते और अखंड भारत का एक निर्माण हो पाता। यही पूरे ऑडिटोरियल में बोला गया है कि अराउंड उस टाइम पर पता है क्या हुआ था, जब आज से 74 साल पहले यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त 1947 को जो भारत का डिवीज़न हुआ था, लगभग 1 लाख वुमेन्स को किडनैप किया गया, उनके साथ रेप किए गए, उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई, बच्चे बेघर हो गए ब्रिटिश राज के अंदर। मतलब इतनी क्रूशियल चीज़ें हुई जो आप सोच भी नहीं सकते उस दौरान पर, क्योंकि उस दौरान पर जब नेशन ही नहीं है, कोई पुलिस सिस्टम ही नहीं है, तो सोच के चलो कोई भी क्राइम होगा तो क्या आप उसको रोक पाओगे? द आंसर इज नो। इसी वजह से किडनैपिंग रेप केस बहुत ही ज़्यादा हुए, मतलब एक आम चीज़ें हो गई थी ये सब चीज़ें होना। उस टाइम पे सोचो घर की महिलाओं का बाहर निकलना कितना मुश्किल होता होगा, रास्ते में लूटपाट हो जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज के में सुनवाई हो ना हो, लेकिन हमने कम से कम ये तो है ना कि हाँ भाई कहीं पर हम जाके बोल सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए पूरा एडिटोरियल बनाएगा, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक और एडिटोरियल दे रखा है, वो कौन सा है? ये एडिटोरियल है इंडियाज़ फेट इज़ टाइड टू बी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बोला गया है? ये बात की गई कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश हमारा बना, उसके बाद से लेकर आज तक भारत ने कितनी मेहनत की है कि आज वो वर्ल्ड में
टॉप 6 कंट्रीज़ के अंदर जीडीपी के मामले में आता है, चाहे वो स्ट्रेंथ के मामले हो। अगर मिलिट्री की भी अगर हम बात करें तो हमारी मिलिट्री जो है वो बहुत ही स्किल्ड मिलिट्री के अंदर आती है, मतलब यूएस जितनी नहीं, बट हाँ बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन हमारी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पूरा एडिटोरियल उस चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं एक बार अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे चलें तो आगे मैं आपको बता दूं, ये अगेन एडिटोरियल है जिसमें 15 अगस्त 1947 को बापू जी की बात बोली है कि किस तरह से जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या चीज़ें की। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, बट मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं सही बताऊँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि महात्मा गांधी कुछ जगहों पर सही थे और कुछ जगहों पर गलत थे। मैं इस बात से बिल्कुल मतलब दो राय नहीं रखना चाहता, मैं सीधा बोल रहा हूँ हाँ महात्मा गांधी पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता कि उनकी हर एक बात बिल्कुल सही हो, नहीं, उनकी हर एक बात बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। उन्होंने बहुत से गलत डिसीजन लिए जिनका खामियाजा आज की डेट में लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो अखंड भारत के रूप में हो, चाहे वो खंड भारत के रूप में हो, चाहे वो कास्ट के रूप में हो, चाहे वो रिलीजियस के रूप में हो, चाहे वो कोटा के रूप में हो। कहीं ना कहीं इसमें महात्मा गांधी का योगदान ज़रूर रहा है, जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो चाहते तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर ऐसा नहीं किया। शायद उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा प्यारी थी, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे, शायद इन रीज़न से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बट मुझे ऐसा लगता है जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही बोलता है, ठीक है। आपका भी पर्सनल ओपिनियन गांधी जी को लेकर कोई हो तो प्लीज़ आप बताना कि हाँ क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या नेगेटिव पॉइंट आपको लगता है। क्योंकि देखो जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं हमें हर चीज़ की गहराई में जाना होता है, हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर पढ़ते चले, हमें कौन से भी पढ़ने चाहिए हमेशा साथ में, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। और दोस्तों अब मैं बताऊँ इस न्यूज़पेपर में आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी आप जानते हो तालिबान को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ चर्चाएं में रही हैं, ठीक है। और आज बिजनेस सेक्शन तो आएगा नहीं क्योंकि कल संडे था इस वजह से। तो आज का न्यूज़पेपर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बहुत छोटी क्लास ही मैं जानता हूँ क्योंकि आज ज़्यादा न्यूज़ कवरेज के लिए थी नहीं। बहुत सी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी नहीं, जितना था मैंने आपको उतना करा दिया, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।